शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के इस गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय संपादक श्री ओम गौड़ जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वारिश तिवारी जी, राजस्थान के बिजनेस हेड श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी, ब्रह्म कुमारी की राजयोगिनी नीलिमा दीदी जी, आसन प्रमुख, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, आज यहाँ शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित हो रहे सभी शिक्षाविदों, शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मैं हार्दिक बधाई देते हुए उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस समारोह को मैं इसलिए विशिष्ट मानता हूँ, इसमें प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर अपने सामाजिक दायित्वों को सर्वोपरि रखते हुए शिक्षण उत्कृष्टता का यह सम्मान प्रदान कर रहा है। दैनिक भास्कर से आरंभ से ही मेरा निकट का नाता रहा है। यह सुखद है कि यह समाचार पत्र पत्रकारिता के अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ ही सामाजिक सरोकारों के प्रति भी इस तरह के आयोजनों के जरिए निरंतर सक्रिय है। मुझे बताया गया है कि विश्व का यह तीसरा सबसे बड़ा अखबार है और देश का सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह है। सच में यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। इसे अखबार के देश के 12 राज्यों में 61 संस्करण और 3 भाषाओं में इसके प्रकाशित होने से ही यह समझा जा सकता है कि इसका कितना व्यापक प्रचार और प्रसार है। यह भी सुखद है कि यह समाचार पत्र अपने रेडियो चैनल माय एफएम, मोबाइल ऐप, समाचार वेबसाइटों और सोशल मीडिया के जरिए भी सामाजिक जागरूकता के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बाद लोकतंत्र का चौथा सबसे बड़ा स्तंभ हमने प्रेस को स्वीकार किया है। इसकी बड़ी वजह यही है कि मीडिया आम जन को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक करने के साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति निरंतर सजग भी रखता है। मैं ये मानता हूं कि मीडिया की बड़ी भूमिका लोगों को सूचना संपन्न करने के साथ ही उन्हें वैचारिक रूप से सुदृढ़ करना भी है। किसी क्षेत्र में यदि बेहतरीन कार्य हो रहा है तो उसको सराहना भी मिलनी चाहिए ताकि उस क्षेत्र के प्रति लोगों का सहज आकर्षण बढ़े। यह सुखद है कि इस कड़ी में राजस्थान के अलग अलग शहरों से चुने हुए शिक्षा क्षेत्र की गौरव प्रदान करने वाली विभूतियों को दैनिक भास्कर ने शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार और प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित करने की पहल की है। मैं व्यक्तिगत आप सभी को बधाई देने के साथ ही यह अपेक्षा भी करता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में भविष्य में भी आप ऐसे ही कार्य करते हुए दूसरों के भी प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। निश्चित ही इससे अन्य शिक्षण संस्थाओं, शिक्षाविदों और छात्रों के जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अन्य सभी का भी मनोबल बढ़ेगा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यह प्रश्न आज भी बहुत अधिक प्रासंगिक है। मैं मानता हूं कि शिक्षा समग्र, जीवनदायी और चरित्र निर्माण करने वाली होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही महर्षि अरविंद को पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा है, हम अपने परिवार के लिए नहीं पढ़ते, हम कोई अच्छा पद पाने के लिए भी नहीं पढ़ते, हम कोई उपाधि प्राप्त करने के लिए भी नहीं पढ़ते, हम सीखने के लिए, जानने के लिए और इस संसार को समझने तथा इससे मिलने वाले आनंद के लिए पढ़ते हैं। यही सच है। शिक्षा एक सार्थक है
जिसमें जीवन का मर्म समझते हुए अच्छे व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ जाए। मुझे शिक्षा के संदर्भ में यह उक्ति सदा ही बहुत पसंद आती है। धर्मों विश्व से जगता प्रतिष्ठा, कितनी महत्वपूर्ण बात। धर्म की शक्ति महान है। इससे महान वह है जो वास्तविक धर्म को समझकर तदनुसार जीवन में व्यवहार करते हैं। मैं समझता हूं शिक्षा का असली उद्देश्य भी यही है कि कैसे धर्म अनुरूप जीवन को सार्थक करें। इसलिए आप यहाँ जो सम्मानित हुए उनकी बड़ी भूमिका यह भी है कि जो श्रेष्ठ है उसके लिए दूसरों को भी निरंतर प्रेरित किया जाए। अभी सम्मानित किए जाने वाले हैं, ऐसे लोगों से यही अपेक्षा है। इसी संबंध में संविधान की हमारी संस्कृति को भी गहरे से समझे जाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि संविधान देश को शासित करने से जुड़ा ग्रंथ भर नहीं है। यह भारतीय संसद से जुड़ा जो दर्शन है, हमारी जो उदात्त जीवन परंपराएं हैं, उसका संवाहक है। मैं यह मानता हूं कि हमारा संविधान विश्व भर के लोकतंत्रों की एक तरह से सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। नागरिकों में बंधुता, स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता से जुड़ा हमारा संविधान देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का एक तरह से घोषणा पत्र भी है। इसलिए उच्च शिक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ आरंभ से ही इससे जुड़ी संस्कृति से जोड़ने के लिए हमने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान निर्माण की पहल की है। राज्य विधानसभा में अपने भाषण से पूर्व मैंने संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों के पावन के वाचन का सूत्रपात किया। ये देश में पहला राज्य है जिसमें राज्यपाल अपने अभिभाषण के पूर्व संविधान की उद्देशिका को सभी विधायकों से दोहराता है और मूल कर्तव्य का वाचन करता है। मेरा यह भी प्रयास रहता है कि अपने हर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों का पालन हो, वाचन हो, जिसे आज मैंने किया आपके सामने और आपने उसको दोहराया भी। इसी संदर्भ में राजभवन में भी हमने देश के पहले संविधान उद्यान का निर्माण करवाया है। राजभवन में संविधान उद्यान का निर्माण हुआ है और देश में पहला ये संविधान उद्यान है। जब मैं कहता हूं कि राजभवन में संविधान उद्यान का निर्माण हुआ है तो लोगों का आश्चर्य होता है कि आपने क्या किया है। लेकिन जब उसको लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है कि संविधान का निर्माण के क्रमिक विकास का जो चित्रण है राजभवन में निर्मित संविधान पालिका के माध्यम से हमें दर्शित होता है। प्रेसिडेंट असेंबली कब बनी, प्रेसिडेंट असेंबली बनने के बाद पहला भाषण किसका हुआ, प्रेसिडेंट असेंबली के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनी संविधान निर्माण की दृष्टि से, जगह जगह के संविधान का अध्ययन करना, फिर उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उससे चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए। अब ड्राफ्टिंग कमेटी बन जाने के पश्चात संविधान की जब पूरी ड्राफ्टिंग हो गई तो संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो अध्यक्ष थे पूरे प्रेसिडेंट असेंबली के, उनको पकड़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समर्पित किया है। ये सारा स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा। संविधान के जितने 22 भाग हैं उस 22 भाग में भारतीय संस्कृति और सभ्यता से उत्प्रेरित चित्रकारी की गई है। हर भाग में चित्रकारी की गई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता की के अंतर्गत प्राप्त चीजें उसमें चित्रकारी के माध्यम से किया गया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या गमन कर रहे हैं। उसमें अकबर का भी है, विक्रमादित्य का भी है, टीपू सुल्तान का भी है, रानी लक्ष्मीबाई का भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी है, महावीर स्वामी का भी है। और उसमें
गौतम बुद्ध का भी है, गुरुकुल का भी है, ये सारी चित्रकारी की गई है। उसको देखने के पश्चात लगता है ये मूल संविधान जो निर्मित किया गया है ये भारतीय संस्कृति पर पूर्णतः आधारित है। इसलिए मैं संविधान को भारतीय संस्कृति का पुंज कहता हूं। संविधान भारतीय संस्कृति का पुंज है। हमारे लिए संविधान गीता भी है, कुरान भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है। और इसलिए संविधान के द्वारा निर्देशित जो भी सारी चीजें हैं उसको करना हमारा धर्म है। इसलिए संविधान के विचार रूप में आगे बढ़ने के साथ उसके ऐतिहासिक यात्रा को कलात्मक रूपों में मूर्तियों, संस्थापन तथा अन्य कला माध्यमों के जरिए साक्षात करने का प्रयास किया गया है। आप सभी चूंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, इसलिए मेरी यह भी अपेक्षा है कि संविधान की हमारी संस्कृति के आलोक में भी आप अपने अपने स्तर पर नई पीढ़ी को शिक्षित दीक्षित करने का निरंतर प्रयास करें। दैनिक भास्कर समाचार पत्र का अर्थ ही है प्रतिदिन सूर्य। दैनिक भास्कर का अर्थ ही है प्रतिदिन सूर्य। कितना सुंदर नाम। सूर्य तो हमें सदा प्रेरित करता है निरंतर नया कुछ करने के लिए। रोज सूर्य उगता है और अस्त होता है, परंतु संसार को प्रकाशित करने के अपने कार्य से वो कभी थकता भी नहीं है और कभी विचलित भी नहीं होता। ऐतरेय ब्राह्मण का बहुत मंत्र है, चरई वेद चरई वेद चरई वेद, यानी चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कभी न थके। जो चलता है वही सार्थक जीवन को जीता है। पत्रकारिता भी ऐसा ही कर्म है। इसमें जो लोग कार्य करते हैं निरंतर अनथक जुटे रहते हैं। मैं समझता हूं ये कर्म भी समाज को आरोपित करने का ही है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, उसे बताने के साथ ही पत्रकारिता लोकतंत्र के मूल्यों से सदा आस्था बनाए रखता है। इसमें आम जन को सूचना प्रदान कर संपन्न करने, शिक्षा का आलोक फैलाने और मनोरंजन से जुड़े बहुत से पक्ष समाहित हैं। जब ये कहा जाता है कि मीडिया लोगों को सूचना संपन्न करता है, तो इसके तहत इस बात को भी देखे जाने की आवश्यकता है कि जो ये मीडिया में जो सूचनाएं या कहें समाचार प्रकाशित और प्रसारित किए जाते हैं वह तथ्यपरक हो और इस तरह से प्रस्तुत किए जाए कि उनको लेकर किसी तरह का कोई भ्रम या उत्तेजना का ऐसा वातावरण नहीं बने जिससे कहीं उन्माद फैलने की स्थितियां बने। मीडिया व्यक्ति को शिक्षित करता है। स्वाभाविक है कि उसके जरिए जो वैचारिक सामग्री प्रदान की जाती है वह इतनी विश्लेषणात्मक ज्ञान से लबरेज और तटस्थ होनी चाहिए कि कहीं किसी पक्ष की अवहेलना वहां नहीं हो। इसी तरह मनोरंजन के नाम पर फुहड़ता और अनर्गल कुछ भी परोसने की प्रवृत्ति से भी मीडिया को बचना चाहिए। मनोरंजन ऐसा हो जिससे मन रंजित हो, न कि कुंठित हो। लोकतंत्र की हमारी शक्ति विविधता और बहुलता में निहित है। जितने प्रकार के विचारों को निरपेक्ष भाव से समाज में जगह मिलेगी और समाज में उतनी स्वतंत्रता और सामाजिक समर्थता की गुंजाइश बढ़ेगी। यही पत्रकारिता का और हमारी शिक्षा का भी ध्येय होना चाहिए। हमारी संस्कृति में शिक्षक को आचार्य कहा गया है। आचार्य वह होता है जिसकी कथन योग करने में कोई भेद नहीं होता है, जो सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए सही मार्गदर्शन करता है। आचार्य गुरु होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ईश्वर से भी इसलिए बड़ा बताया गया है, वह शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आप सभी शिक्षा से जुड़े ऐसे ही प्रकाश स्तंभ हैं जिनको अभी अभिनंदित किया जाने वाला है। ये सब ऐसे
जो प्रकाशोत्सव है, मैं इस अवसर पर सभी सम्मानित प्रतिभाओं, शिक्षा का आलोक फैलाने वाली संस्थाओं को प्रणाम निवेदित करता हूं। विश्वास है आपके जरिए समाज में व्याप्त सभी प्रकार की बुराइयों, रूढ़ियों और अंधकार से मुक्ति की राह प्रशस्त होती रहेगी। दैनिक भास्कर ने मुझे इस अवसर पर स्मरण किया, इसलिए मैं आभारी हूं। माउंट आबू राजस्थान का सुरम्य पर्वतीय पर्यटन स्थल है, भगवान शिव की पवित्र धरा है। यहाँ आप सभी के साथ इस अवसर पर सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ ब्रह्म कुमारी का प्रमुख केंद्र भी है, यहाँ ध्यान का प्रमुख स्थल है। ध्यान में लवलीन होकर अनेक प्रकार की जहाँ रोग व्याधियों को समाप्त करने की दिशा में प्रयास होता है, वहीं ध्यान के माध्यम से परमपिता परमेश्वर ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और विशिष्ट प्रकार की अनुभूति होती है। ऐसे स्थान पर एक कार्यक्रम रख करके दैनिक भास्कर ने बड़ा उपयुक्त और उचित कार्य किया है, इसलिए मैं दैनिक भास्कर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।